प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 8 को पढ़ रहे थे। और ये इसका आगे का पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। चलिए आगे के पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। और हमारे चैप्टर का नेम है किसान, जमींदार और राज्य। उस समय में 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच किसान, जमींदार और राज्य किस प्रकार रहते थे। तो चलिए जंगल और कबीले के बारे में देख लेते हैं। बसे हुए गांव के परे। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर पश्चिम भारत के गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियाँ से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिकी स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब करीब 40% था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरीय खेती से होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगलों के उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, मानसून के महीनों में खेती की जाती थी और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियादी पर खड़ा था। एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या था। उदाहरण के तौर पर जैसे भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, मानसून के महीनों में खेती की जाती थी और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियादी पर खड़ा था और इस बुनियादी को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलट फेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, मवास। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोगों कड़े विरोधी हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। जंगलों में घुसपैठ। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घूमती थी। मसलन राज्य के सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत होती थी, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट को पेशकश कहा जाता था। कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। यह 16वीं सदी में मुकुंद राम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। कविता के नायक काल केतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। खबर मिलते ही परदेशी आने लगे तमाम जगहों से। फिर काल केतु ने खरीद कर बांटे उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी और भाले बर्छे। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए चकित देखकर काल केतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को। दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500। पश्चिम से आया जफर मियाँ, साथ में 22,000 लोग।
हाथों में सुलेमानी मोती का माला जपते हुए पीर और पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को खा लिए और घुस आए वहाँ। कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनकर शेर डर गए और दहाड़ते हुए भाग निकले। यह पद्यांश जंगल में घुसपैठ के कौन से रूप में उजागर करता है, इसके संदेश की तुलना चित्र 8.9 में दिए गए लघु चित्र से कीजिए। जंगल में रहने वाले लोगों के अनुसार पद्यांश में किन्हें विदेशी बताया गया है वो देखिए। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595। अवध सूबे आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा है। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी, सूरा, गाय की पूंछ, शहद, चूक, संतरे के रस और नींबू के रस को साथ उबालकर बनाया जाने वाला एक अम्ल, अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ जिससे लाल रंग बनाया जाता है की चरे, सुहागा, चदवार, हल्दी जैसे एक जर, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मरलिन, बाज पक्षी की एक किस्म और अन्य वस्तुएं। इसके बदले में सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरूबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, नमक, हींग, गहने और शीशी व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते हैं। इस अनुच्छेद में परिवहन के कौन से तरीके का जिक्र किया गया है? आपके मुताबिक इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था? मैदानों में जो सामान पहाड़ ले जाए जाते थे उनमें से हर एक वस्तु किस काम में लाई जाती होगी? इसका खुलासा कीजिए। सूफी गायक को सुनते हुए एक किसान और एक शिकारी। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारकों के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ा था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं जो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले ज़मीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। वे पंजाब के गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे, बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की ज़रूरत थी। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। हालांकि कबीलाई व्यवस्था में से राजनीतिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकार ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आयन की बातों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं-17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। पता कीजिए कि आपके प्रांत में किन क्षेत्रों को आजकल जंगल वाले इलाकों के रूप में पहचाना जाता है। क्या इन इलाकों में आज जिंदगियां बदल रही है? इन बदलावों की वजह वही है जिनका जिक्र हमने इस अनुभाग में किया या उनसे अलग? जंगल के इलाके में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदाय ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी।
जमींदार। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान अब तक अधूरी रहेगी जब तक गाँव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना कर ले जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ सामाजिक आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बनी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था, दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, जिन्हें मालकियत कहते थे, यानी संपत्ति। मलकियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूरों का पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे, उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी की थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे, उसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घोड़सवार, तोपखाने, पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गाँव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा थे। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित माध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसे कि हमने पहले देखा है, और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी। समसामयिक दस्तावेजों में ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक जमींदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रूप की इजाज़त राज्य देता हो जब तक कि एक राज्यादेश के जरिए उसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोत में इसके दस्तावेज भी शामिल है। ये कई तरीके से किया जा सकता है। नई जमीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेशों से, या फिर खरीद कर। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिली जुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी: 384 और 3,84,558 घुड़सवार, 4,27,057 पैदल और 1863 हाथी और 4,260 तोप और 4,500 नाव। इतना बड़ा उनका सैनिक दावेदार था। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल है। यह कई तरीकों से किया जा सकता था। नई जमीनों को बसाकर, जंगल बाड़ी, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से, या फिर खरीद कर। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों ने ताकतवर जमींदारी खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतिहरों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदारी अपनी मलकियत की ज़मीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि ज़मीन अक्सर बाजार स्थापित करते थे जहां किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदारी शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकतावाद और संरक्षण का पुट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को
जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनसे गुस्से का निशाना बना। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। चर्चा कीजिए। आज़ादी के बाद भारत में जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी गई। आज़ादी के बाद भारत में जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी गई। इस अनुभाग को पढ़िए और उन कारणों की पहचान कीजिए जिनकी वजह से ऐसा किया गया। भू राजस्व प्रणाली। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियादी थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी थी कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने के एक निर्णायक ताकत के रूप में। आइए एक बार फिर से हम लोग भू राजस्व प्रणाली को एक बार रिपीट कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियादी थी। इसी कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेज़ी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठी करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे। पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल समुचमुच वसूली की गई रकम। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेती या नकद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुटी हुई जमीन, जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया, जिसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठी करने की कोशिश की थी। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे। पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। आमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेती या नकद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुटी हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा है, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगल से घिरे हुए थे और इसकी नपाई नहीं हुई। जमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था
अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा है। अपने अधीन इलाकों में जमीन का वर्गीकरण करते वक्त मुगल राज्य ने किन सिद्धांतों का पालन किया? राजस्व निर्धारण किस प्रकार किया जाता था? अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। आइन में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। पड़ौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चचर वह ज़मीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह ज़मीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं हो गई हो। पहले 2 प्रकारों की ज़मीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की ज़मीनों के उत्पादन को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा माध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। अकबर बादशाह ने अपनी दूरदर्शिता के साथ ज़मीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग के ज़मीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज वह ज़मीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है। पोलज वह ज़मीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। पड़ौती वह ज़मीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चचर वह ज़मीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली बंजर रहती है। बंजर वह ज़मीन है पड़ौती वह ज़मीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चचर वह ज़मीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह ज़मीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। पहले 2 प्रकार की ज़मीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम, खराब। वे हर किस्म की ज़मीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। मुगल साम्राज्य का विस्तार। भू राजस्व की वसूली पर साम्राज्य के विस्तार का क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पे देख सकते हैं बाबर का शासन 1530 में कहाँ तक फैला हुआ था? बस कंधार, काबुल, लाहौर, पानीपत, दिल्ली और आगरा तक फैला हुआ था। अकबर का शासनकाल 1605 में देख सकते हैं आप पटना, पूरा पश्चिम बंगाल, रोहतास, इधर दक्षिण की ओर आमेर, अजमेर इत्यादि भी था। औरंगजेब का शासनकाल 1707 में और भी फैल गया। औरंगजेब का शासनकाल पूरा नीचे तक आ गया, गोवा तक आ गया, पूरा नीचे तक फैला हुआ है। बाबर का शासनकाल थोड़ा था, उसके पुत्र वो थे जहाँ अकबर का शासनकाल मध्य भारत और पूर्वी भारत तक फैला हुआ था और औरंगजेब ने लगभग पूरे भारत को अपने काबू में कर रखा था। मनसबदारी व्यवस्था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला किया जाता था। अध्याय 9 में आप देखेंगे। नकद या जिन्स। आइन से यह और अनुच्छेद है। अमील गुजार सिर्फ नकद लेने की आदत न डालें बल्कि फसल में लेने के लिए तैयार रहें।
यह बाद वाला तरीका कई तरीके से काम में लाया जा सकता है। पहला, कण-कूट। हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज और कूट अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग बुलंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे भाओली भी कहते हैं, वे फसल काटकर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों को उनकी मौजूदगी में व रजामंदी में बंटवारा करते हैं। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। तीसरे, खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे, लौंग बटाई, फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं और हर एक अपना हिस्सा घर ले जाते हैं और उसमें मुनाफा कमाता है। राजस्व निर्धारण व वसूली की हर एक प्रणाली में खेतिहरों पर क्या फ़र्क पड़ता होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे होता था। अमील गुजार सिर्फ नकद लेने की आदत ना डाले, जबकि फसल भी लेने के लिए तैयार रहे। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कण कूट। हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज और कूट अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग बुलंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज में किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे भाओली भी कहते हैं, में फसल काट कर जमा कर लेते हैं और वे सभी पक्षों की मौजूदगी में व रजामंदी में बंटवारा करते हैं। लेकिन उनमें कई समझदार निरीक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाज की नीयत रखते हैं। तीसरे, खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे, लौंग बटाई, फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं और हर एक अपना हिस्सा घर ले जाता है और उससे मुनाफा कमाता है। जमा, 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश वे परगनाओं के अमीरों को निर्देश दे कि वे हर गांव, हर किसान सामेदार के बाबत खेती की मौजूदात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों, किफ़ायत व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। आपकी राय में बादशाह ने विस्तृत सर्वेक्षण पर क्यों जोर दिया? चर्चा कीजिए। क्या आप मुगल की भू राजस्व प्रणाली को एक लचीली अवस्था मानेंगे? चांदी का बहाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में, सफ़ावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में, सफ़ावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के साथ खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तृत हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापारों में एक और भौगोलिक विविधता आई, जो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का भी व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपए की दोनों तरफें भारतीय यहाँ पे अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपए के दोनों तरफ को दिखाया गया है। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे।
नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपयों की वह उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगारने में आसानी हुई। औरंगजेब द्वारा जारी किया गया चांदी का रुपया दोनों तरफ से दिखाया गया है। इटली के एक मुसाफिर जियोवान्नी कोरोरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। इटली के एक मुसाफिर जियोवान्नी कोरोरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। उसी से हमें यह भी पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। यूरोपीय बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण। पता लगाइए कि वर्तमान में आपके राज्य में कृषि उत्पादन पर कर लगाए जाते हैं या नहीं। आज की राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियों और मुगल राजकोषीय नीतियों में समानताओं और भिन्नताओं को समझाइए। भारत में चांदी कैसे आई? जियोवान्नी कोरोरी के लेख बर्नियर के लेख पर आधारित के निम्नलिखित अंश से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए फारस पहुंचता है। अब चूंकि तुर्की लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते, जो कि ओमान और अरबिया से आती है, ना ही फारस, अरबिया और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं। इसी तरह ये मुद्राएं फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में ये सारी संपत्ति जहाज़ों से हिंदुस्तान भेजी जाती थी। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज़ हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू, तांसमेरी, म्यांमार के हिस्से, श्याम, थाईलैंड का पूरा नाम श्याम, सीलोन, श्रीलंका में मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते थे। इन्हीं जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहां हिंदुस्तान पहुंचना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं, देर सवेर हिंदुस्तान को चला जाता है और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस जाए या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नकद में खरीदी जाती है। जो नकद वही हिंदुस्तान में रह जाता है। अबुल फजल की आइन-ए-अकबरी। आइन-ए-अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी। आइन-ए-अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजनाओं का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन इतिहास लिखने की एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज़्यादा करीबी नज़र डालेंगे। तीसरी जिल्द आइन-ए-अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है: दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज। अकबर की सरकार के तमाम
विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी, जिसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आइन अकबरी के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में वे सूचनाओं की खान है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइन का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया है, या यूँ कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर। आइन 5 भागों दफ्तर का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग सिपाह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन व नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल हैं। तीसरा मुल्क आबादी व भाग है, जो साम्राज्य व प्रांतों की वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई है, जिसमें सूबों और उनके तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयाँ, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र भी शामिल है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों के कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व जमा भी दी गई है। अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीकों से दी गई है, जहां हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। परनागत महल, किला, अराजी और जमीन ए पायमुद, मापे गए इलाके, नगद निर्धारित राजस्व, सूयुराल, दान में दिया गया राजस्व, अनुदान, जमींदार खाने और आदमी जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल, सिपाही व हाथी सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और 5वीं किताबें भारत के लोगों की मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक़ रखती है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। खुशकिस्मती से के गुलाब बाग की सिंचाई। चलिए आइए इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की है। अबुल फजल वल्द मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटनाओं और राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी के कलम से लिखो। तसल्ली से मैंने काफ़ी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले, समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवानों दोनों की बातों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप में दर्ज किया। सूबे को शाही हुक्म जारी किया कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हो, पूरे विश्वास के साथ, मामूली शक के साथ वे अपने स्मरण को लिखें और उसे दरबार भेजें। फिर उस पाक मौजूदगी के कक्ष में एक और हुक्म रोशन हुआ, वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए और बाद में जो कुछ भी लिखा जाना हो उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया जाए, और ये कि ऐसे ब्यूरो जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामले की बारीकियों की वजह से उसी संयम अंजाम तक
नहीं लाए जा सके, उन्हें मैं बाद में दर्ज करूँ। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संवत के 19वें साल से, जब महामहिम की दानिशमंद अक्ल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया और उसके भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति या नकल हासिल की गई जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबे को जारी किए गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को भी शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी और जिन्हें ऊंचे अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था, और जवाब तलब व खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे व ज्ञान पत्र भी हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तहकीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाम बाग अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। उन सभी स्रोतों की सूची बनाई जिनका इस्तेमाल अबुल फजल ने अपनी किताब पूरी करने के लिए किया। कृषि संबंधों को समझने के लिए इनमें से कौन से स्रोत सबसे उपयोगी होते हैं? आपके मुताबिक किस हद तक अबुल फजल की किताब अकबर से उसके रिश्ते से प्रभावित हुई होगी? आइन का अनुवाद। आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता, आज का कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिबिलियोथिक श्रृंखला से इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, कलकत्ता 1873 में, और बाकी के 2 खंड के अनुवाद H.S. जैरेट ने किए, कलकत्ता 1891 और 1894 में। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए आयोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से ही बढ़कर थे। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता के खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आइन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि या तो अंकगणित या छोटी मोटी चूक है या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगियों की भूल। आमतौर पर ये गलतियां मामूली हैं और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती। आइन की एक और सीमा यह है कि उसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुताबिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं हैं। इसी तरह जहां सूबों के लिए नए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए हैं, वहीं इन्हीं इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आइन में दी भी गई है, वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या इसके इर्द गिर्द से कई इलाकों से ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है।
इन सीमाओं के बावजूद आइन अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर और उसके वंशजों व उत्पादों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज़्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में ही लिखते थे। जंग, फतह, सियासी साजिशें या वंशीय उथल पुथल, देश, उसके लोग या उत्पादों का जिक्र गाहे बगाहे प्रसंगवश ही करता था, और वह भी एक ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीतिक होती थी। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आइन ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया और इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल है, आइन के सांख्यिकीय सबूतों की अहमियत चुनौती के परे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों, उनके पेशों और व्यवसायों, साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं यह ग्रंथ मुहैया कराता है, उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः रचते हैं। अब काल रेखा पर नज़र डाल लेते हैं। 1526 मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव। 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। 1530 से 40 हुमायूं के शासन का पहला चरण। 1540 से 55 शेरशाह से हार कर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बन गया कर रहता है। 1555 से 56 हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल करता है। 1556 से 1605 अकबर का शासन। 1605 से 27 जहांगीर का शासन। यहाँ पे अकबर के शासन को आप देख सकते हैं कितना लंबा उसका शासन चला था, करीब 50 साल लगभग। 1605 से 27 जहांगीर का शासन चला। जहांगीर का शासन भी कम वर्षों के लिए ही चला उससे। 1628 से 58 शाहजहां का शासनकाल। 1658 से 1707, 58 से 1707 देख सकते हैं। यहाँ पे इसका औरंगजेब का शासन भी लगभग अकबर के शासनकाल के बराबर ही चला था। और 1739 नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। 39 में 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए। 1857 में अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाला देकर रंगून, आज का यंगून, म्यांमार में भेज देते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न है। कृषि इतिहास लिखने के लिए आयन को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्याएं, इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 16वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कर सकते हैं। अपने उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। विचाराधीन काल में मौद्रिक कारोबार की अहमियत की विवेचना उदाहरण देकर कीजिए। उन सूबतों की जांच कीजिए जो सुझाते हैं कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 250 से 300 शब्दों में। आपके मुताबिक कृषि समाज में सामाजिक व आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में जाति किस हद तक एक कारक है, इसके बारे में बताइए। 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई। मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए। पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, विवेचना कीजिए। यहाँ पर सुनारों को दर्शाते हुए 17वीं शताब्दी का
चित्र दिया गया है। मानचित्र कार्य है आपका विश्व के बहिर्रेखा वाले नक्शों पर उन इलाकों को दिखाइए जिनका मुगल साम्राज्य के साथ आर्थिक संपर्क था। इन इलाकों के साथ यातायात मार्गों को भी दिखाइए। परियोजना कार्य है आपका पड़ोस के एक गांव का दौरा कीजिए, पता कीजिए कि वहां कितने लोग रहते हैं, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन से जानवर पाले जाते हैं, कौन से दस्तकार समूह रहते हैं, महिलाएं ज़मीन की मालिक है या नहीं, और वहाँ की पंचायत किस तरह काम करती है, जो आपने 16वीं से 17वीं सदी के बारे में सीखा है। इससे इस सूचना की तुलना करते हुए समानताएं नोट कीजिए। परिवर्तन और निरंतरता दोनों की व्याख्या कीजिए। आइन का एक छोटा सा अंश चुन लीजिए। 10 से 12 पृष्ठ की दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे ध्यान से पढ़िए और इस बात का ब्यौरा दीजिए कि इसका इस्तेमाल एक इतिहासकार किस तरह से कर सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, मिठाई बेचती हुई एक महिला को दर्शाया गया है। यहाँ पे ये www.persian.pac हम पे इसकी ज़्यादा डिटेल से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।